है, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के देश रत्न निगम साहब, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देश रत्न जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अब जो ये फैसला सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि सेबी की जांच पे संदेह का कोई आधार दिखता नहीं है और याचिकाकर्ता कोई आधार, एक सबूत पेश नहीं कर पाए, तो एक बड़ा फैसला है, यहां पर इसको समझा जाए। फैसला है, आगे भी बहुत काम आएगा। जिस तरह से भारतीय संस्थाओं और संगठनों पे जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, जिस तरह से एक नियोजित तरीके से और हमले हो रहे हैं, ये उन सब पर एक तरीके से लागू होता है। हमारी जो संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस संस्थाएं, वो अपना काम कर रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम हर इस तरह के मामले में दखल देंगे, तो उनका औचित्य इन संस्थाओं का क्या रह जाएगा, जिससे भी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस संस्था है, वो इस तरह के मामलों को देखती है। उन्होंने उनकी जांच को सही ठहराया। दूसरा, मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि हिंडनबर्ग पर कार्रवाई होनी चाहिए। असली अपराध उन्होंने किया है और साफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जाहिर हो गया है। उन्होंने कहा है अगर उन्होंने कोई आपराधिक काम किया है या उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, सरकार उन पर एक्शन ले, क्योंकि असली मैनिपुलेशन और फ्रॉड तो हिंडनबर्ग ने किया है। जिस तरह से उन्होंने भारतीय स्टॉक मार्केट को गिराया नीचे, 100 बिलियन का नुकसान करीब अडानी को हुआ। उसमें अडानी का क्या, वो इन्वेस्टर्स का हुआ, जो छोटे मोटे बड़े इन्वेस्टर्स जो भी थे, उनका जो पैसा अचानक मार्केट से गायब हो गया, वो हिंडनबर्ग ने किया। वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे शॉर्ट सेलिंग करके। उन्होंने अमेरिका में भी किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके खिलाफ, वहां पर उनके पास पेनल्टी लगी और उनके खिलाफ कार्रवाई अभी भी चल रही है और कार्रवाई हुई भी है। तो भारत में भी ये कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उनके जो भारत में एजेंट हैं उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, वरना इस तरह के हमारे जो उद्योगपति हैं, आज मैं अडानी पे किया है, कल वो टाटा पे कर देंगे, महिंद्रास पे कर देंगे, बिरलास पे कर देंगे। तो इस तरह की चीजों को रोकना बहुत जरूरी है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। विदेशी हाथ का भी जो ओसीसी आपका जो एनजीओ है, वो भी विदेशी एनजीओ की रिपोर्ट पर प्रशांत भूषण रिलाई करते हैं और वो एनजीओ भी उनका ये एक दूसरे के पीठ खुजलाते हैं और उसको रिपोर्ट छपवाते हैं और फिर उस रिपोर्ट को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह से नहीं होता, इसको हम रोविंग इंक्वायरी या फिशिंग इंक्वायरी कहते हैं कानूनी भाषा में, वो हम नहीं परमिट कर सकते। अगर आप कोर्ट में आए तो आप सबूत के आधार पे आए। आप बिना आधार की रिपोर्ट्स को लेके जब आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा इस पर इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। तो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। हमारे इन्वेस्टर्स के जो निवेशक हैं, जो छोटे मोटे बड़े निवेशक हैं, उनका पैसा भी हमें सुरक्षित रखना है। भारतीय स्टॉक मार्केट को इस तरह के हमलों से भी बचाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से एक ओवरऑल जो फैसला दिया है, वो अडानी के बाहर एक कदम जाके दिया है। अडानी का तो उन्होंने खिलाफ जो पिटीशन थी उनको तो रिजेक्ट किया ही किया है, उसके बाहर निकल के भारतीय स्टॉक मार्केट, भारतीय जनता जो कि निवेशक है, उनको भी प्रोटेक्ट करने का पूरी तरीके से इस जो फैसला आज आया है, निर्णय आया है, उसमें इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा है। तो मैं इस फैसले को बहुत ही ऐतिहासिक मानता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जो बात देश रत्न निगम जी कह रहे थे कि एक दूसरे की पीठ खुजाना, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से ओसीसी पीआर की रिपोर्ट को लेकर के आधार बनाया गया और कहा गया कि इस रिपोर्ट के आधार पर जांच करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस रिपोर्ट में कोई भी उनको दम नजर नहीं आया है कि इसके ऊपर जो है जांच को आधारित किया जाए। तो ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि आप पहले तो अपने अखबार में खबर छपवाइए, उसके बाद उसी रिपोर्ट को अपने एनजीओ में खबर छपवाइए, उसके बाद फिर उसी खबर को कोई दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको पिक कर ले और फिर आप उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दें। तो एक के बाद एक ही जो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही थी, एक तरह से आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कहीं भी कोई दम नजर नहीं आया है। देखिए, अगले सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत सारे उसमें जो बातें उन्होंने कही है उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं इंडियन कंपनीज के लिए, सिक्योरिटी मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो संस्थाएं हैं इस तरह की जो निगेटिव चीजें करती हैं, जो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिट करता है, डायरेक्टली किसी एक कंपनी को, निवेशकों को, और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को, ये बड़े फैंसीफुल नाम सब रख लेते हैं और विदेश से ओरिजिनेट होता है और यहाँ के लोग उसको मतलब लॉकअप कर लेते हैं। ये काफी बड़ा एक बिजनेस है। आप इसको इस तरह से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी कमेटी बनाई थी
वो काफी प्रामाणिक कमेटी थी और उसमें जो लोग थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पुराने जस्टिस वो उसको हेड कर रहे थे, जो लोग मेंबर्स थे वो काफी प्रामाणिक थे, उनकी काफी स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स थी। और उस रिपोर्ट में जो चीजें कही गई, जिस समय हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही आया था, कि उसके पहले से सस्पिशियस एक्टिविटी शुरू हो गई थी और रिपोर्ट आने के शॉर्ट सेलिंग 3-4 दिन पहले से शुरू हो गई उन कंपनीज के द्वारा जिन कंपनीज का इंडियन मतलब अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक शेयर से लेना देना। उसके बाद ओसीसीआरपी की एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का एक रिहैश था। दूसरा एक लिंक देखिए कि जब उसकी रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, उसके बाद जॉर्ज सोरोस का एक बयान आया था कि इसके माध्यम से वो मोदी को वो डैमेज करना चाहते हैं और ताकि इंडियन, और साथ में बड़ा फैंसीफुल टर्म की रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया ये करेंगे। तो मतलब स्थायी रूप से कहने का मतलब ये था कि मोदी हटाओ या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है या इंडिया अलायंस है, इनको लाओ, मतलब मूल रूप से ये था। और साथ में मोदी और अडानी का एक प्रॉक्सिमिटी की वो बात चला करके कुछ इस तरह की बात कर रहे थे, जो राहुल गांधी उस पर मतलब शर्ट छुओ कर दो तो पैंट छुओ तो बटन दबाओ। जब ओसीसीआरपी का रिपोर्ट आया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने साथ में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इमीडिएटली आफ्टर ओसीसीआरपी रिपोर्ट आनी थी, ओसीसीआरपी ने मेरे ख्याल में ट्वीट किया था कि इतने अभी से थोड़ी देर के बाद उन्होंने टाइम भी दिया था कि राहुल गांधी इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी लेकर के चले गए। शाम भूषण चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मतलब उन पे बहुत लताड़ लगाई। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में अगर कोई और तरह की चीज होती, चूंकि वो मसला सुप्रीम कोर्ट, शाम भूषण पे जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की कि अपनी एनजीओ में वो खबर छाप देते के माध्यम से वो करते हैं, सोर्स कौन है तो सोर्स भी वही एनजीओ है जो उनका एनजीओ है, पटिशनर कौन है तो वो एनजीओ के जो कर्ता धरता है वही पटिशनर है। तो काफी सारी चीजें कही थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडाइटमेंट था प्रशांत भूषण के क्रेडेंशियल्स और उनके कार्यकलाप को लेकर। इसके पहले भी हमने देखा राफेल मुद्दे में इसी तरह का एक कॉकस काम कर रहा था, वो भी उसी तरह से गिरा, ये भी उसी तरह से गिरा। केवल इस बीच में बात क्या हुई कि एक अविश्वास और भ्रम का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत समय तक मतलब इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चन, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्वेश्चन लगाने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट का सेशन 2 बार ठप बिल्कुल किया गया कि जो भी जेपीसी की डिमांड थी, हालांकि उनके अंदर ऑपोजिशन जो करंट इंडिया अलायंस है उनके अंदर ही उसमें काफी डिफरेंसेस थी, कांग्रेस के अंदर डिफरेंसेस थी। अशोक गहलोत मतलब अडानी ग्रुप को एक बड़ा प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के माध्यम से करना चाहते थे, वो इसलिए कि जहां एक्सपर्टीज है अडानी ग्रुप का और प्रामाणिक एक्सपर्टीज है और जो काम है उनका कोई भी बिजनेस कहीं घाटे में नहीं है और किसी का पैसे का नुकसान नहीं हुआ। फिर एलआईसी का मतलब तमाम तरह की, एलआईसी डूब गया है, एलआईसी जबकि फायदे में चल रहा है, एसबीआई वो डूब रहा है, एसबीआई फायदे में चल रहा है, ये तमाम भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई। उस पर एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट का वो भी मतलब पैनल पे भी तमाम तरह का उसमें टाइम बाई करने की कोशिश की गई, अलग अलग चीजें लेकर के आई। एसआईटी का डिमांड क्या था, ताकि इशू ये मतलब वो इशू एक चलता हुआ इशू रहे और किसी तरह ये 24 के इलेक्शन तक ये इशू वो चलता हुआ रहे। इसमें राजनीति भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही थी। जी बिल्कुल। आशीष भार्गव के पास चलना चाहेंगे। आशीष जी संजय जी कुछ बोल रहे हैं आप जी, अपनी बात पूरी कर लें। सेबी जैसे इंस्टीट्यूशन जो निहायत ही प्रामाणिक काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है चुनाव को लेकर के, ईवीएम जो एकदम प्रामाणिक है उसके ऊपर चुनाव प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गई। अब कोशिश ये थी कि सेबी और बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रामाणिक इंस्टीट्यूशन, उनके ऊपर दाग लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मुझे लगता है ये सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए ही रिलीफ या विजय की बात नहीं है, ये बहुत सारे और मायने में एक उन लोगों को एक पक्षाघात है, एक पैरालिटिक अटैक मारेगा और जो बाकी विश्वसनीयता है हमारे इंस्टीट्यूशंस की वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल। तो जो हमारे संस्थान है उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख बरकरार रहेगी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया था। पहले एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर सवाल उठाए गए, फिर सेबी के ऊपर सवाल उठाए गए और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो एसआईटी से जांच कराने की मांग है वो नहीं मानी जा सकती। आशीष भार्गव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये जो बात आई है कि सरकार और सेबी देखे कि जो हिंडनबर्ग है, शॉर्ट सेलर फर्म है अमेरिका की, क्या उसने नियमों की अनदेखी की है, और अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो अब यानी बात जो है वो आगे निकल जाएगी
और इसमें आगे अब सरकार और सेबी को देखना होगा कि उसकी मंशा क्या थी। जिस तरह से बार बार अडानी समूह की ओर से भी कहा गया कि ये जो रिपोर्ट आई थी इसके पीछे इरादा बिल्कुल स्पष्ट था कि शेयर की प्राइस जो है उसको गिराया जाए आर्टिफिशियल तरीके से, इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा करके, और उसके बाद अपना मुनाफा कमाया जाए। तो इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, इसमें कोई कुछ नहीं था, केवल और केवल मुनाफा कमाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 पिटीशन हिंडनबर्ग को लेकर थी उसमें से 3 तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर थी, लेकिन चौथी एक और पिटीशन थी। उस पिटीशन में मांग ये थी कि हिंडनबर्ग पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक इंटरनेशनल साजिश थी और जिस तरीके से शॉर्ट सेलिंग हुई उसकी जांच हो, उस पर क्रिमिनल कार्रवाई हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सुनवाई के दौरान ये पूछा था कि शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। 24 नवंबर को जब फैसला सुरक्षित रखा गया था तो भी यहाँ पर यह सवाल उठाया गया था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा था कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और सेबी ने भरोसा दिलाया था कि इस मामले की भी जांच चल रही है। तो ये एक गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पहले दिन से ये कह रहा था कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, निवेशकों के हित को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नियम में अगर खामी है तो उन्हें दूर करना चाहिए। पैनल का गठन किया गया था, पैनल ने अपनी सजेशन भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार और सेबी दोनों मिलकर उन सजेशन को भी शामिल करें। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि जो कुछ हुआ वो हो चुका है, लेकिन अब भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी भी जांच हो और जांच के बाद जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो भी हो। ये एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेबी ने जो जांच की है नियमों के तहत ही की है, उसकी जांच में कोई भी खामी नहीं है। जो मांग की गई थी कि ये जांच एसआईटी से करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई दम नहीं है, सेबी की जांच से वो संतुष्ट है, उसमें कोई भी खामी नजर नहीं आई है। 24 मामले थे, 22 की जांच पूरी हो चुकी है, बाकी 2 बचे मामलों में अगले 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है, एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि अखबार में छपी खबरों के आधार पर इस तरह की याचिकाएं दायर करना ये भी शायद ठीक नहीं है, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। और जो संगठन था एक एनजीओ OCCRP, उसको लेकर के भी स्पष्ट कर दिया गया कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे बात बढ़ाना भाई कोई एक तरह से औचित्य उसका नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए देश रत्न निगम और साथ ही संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार। देश रत्न निगम जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये भी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो PIL होती हैं वो आम लोगों के लिए एक तरह का न्याय दिलाने का, जवाबदेही तय करने का औजार होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए PIL दायर करते समय कि उसकी प्रॉपर रिसर्च हो। उसमें अगर आप बिना रिसर्च के कोई PIL दायर कर देंगे तो शायद काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। मैंने भी कई PIL की हैं। हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं और उसमें हमें पैराग्राफ्स में देना पड़ता है कि आपने ये सबूत, ये आपने एविडेंस लगाए हैं और उनकी जो प्रामाणिकता है वो भी हमें साबित करनी पड़ती है, सोर्स क्या है ये भी बताना पड़ता है। और इस तरह की रिपोर्ट की हम अपने NGO से रिपोर्ट छपवाएं अखबारों में, वो कोई और संस्था उसको पिकअप करे और फिर उसके आधार पर, जिसका कोई आधार नहीं है, सबूत नहीं है, उसके आधार पर आप PIL फाइल करें, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और ये भी उन्होंने रिजेक्ट किए, ये जो बोला है कि संस्थानों पे जो आप संदेह करने लगते हैं बिना सबूत और बिना किसी आधार के, तो उस चीज़ को भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। क्योंकि कल को ये सुप्रीम कोर्ट को भी बोलने लगेंगे कि हमें आप पे विश्वास नहीं है, हमें आपकी जो इंटीग्रिटी है उस पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए आपके अलावा भी कोई और संस्थान को आप दे दे केस सुनने के लिए। तो इस तरह का भारत में एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत की स्वायत्त संस्थाएं हैं उन पर हमला करिए, भारत की जो संप्रभुता है और इंटीग्रिटी, यूनिटी है, उस पर आप हमला करिए। सब तरफ एक कन्फ्यूजन फैला दीजिए कि भारत में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो इस तरह का जो चीजें हैं, और उस पर साजिश है, गहरी साजिश है। अगर आप देखें कि हिंडनबर्ग हुआ, जॉर्ज सोरोस हुआ, यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा ने भी सवाल उठाए अडानी के खिलाफ, तो इस तरह की एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिशकर्ता अभी छुपे हुए हैं, वो नकाब, वो पर्दा उठाना पड़ेगा हम लोगों को। इस पे गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है विदेशियों द्वारा और जिनके एजेंट भारत में हैं उनके द्वारा, तो इन सब चीज़ों पर भारत सरकार को बहुत ही कड़ा निर्णय लेके आपराधिक मामले इन पर दायर करने चाहिए और इनको सजा दिलवानी चाहिए, वरना इनका तो हौसले बढ़ते जाएंगे। इनके हौसले हमें पस्त करने हैं, इनको
हराना है, भारत को इनको हराना है। भारतीय जनता को भी संभल के रहना पड़ेगा कि इस तरह की जो अफवाहें फैला देते हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा। और आपने बहुत सही बात कही, जो पीआईएल का एक तरीके से हथियार के रूप में ये इस्तेमाल कर रहे थे भारतीय जनता या जिनके खिलाफ कोई अन्याय हुआ है, बजाय उनके खिलाफ उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए पीआईएल बिल्कुल। इन्होंने इस्तेमाल किया भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत के व्यापार और जी उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। जी तो प्रशांत भूषण की तो देखिए कोई प्रामाणिकता रह नहीं गई, उनकी तो कोई इंटीग्रिटी नहीं रह गई है। अगर शायद अगर उनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो मेरे ख्याल से उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। मैं खुले रूप से कहता हूं, मैं उनको देशरतन जी, जानता भी हूं। बिल्कुल इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, हिंडनबर्ग को हम जानते हैं सियासत में भी किस तरह से विपक्षी पार्टियां पूरा ये मुद्दा बना रही थी। एक बड़ा मुद्दा भी उनके हाथ से अब छिनता हुआ दिख रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, मुझे लगता है कि दो तीन चीजें इसमें बड़ी स्पष्टता से बात की जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि कोई भी कंपनी जो काम कर रही है उसको सरकार के और जो नियामक हैं उनके नियम कानूनों के तहत चलना होगा। अगर वो कुछ गलत करती हैं तो उसकी जांच एजेंसियों को करनी चाहिए और कोई भी गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन क्या देश की कंपनियां जो एक तरह से हम कहें कि बार बार अगर विपक्ष के मुद्दे के लिहाज से कहें तो जो रोजगार की बात करते हैं, जो देश के विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि बेहतरी की बात होनी चाहिए, दूसरे इमोशनल इश्यूज पर नहीं जाना चाहिए। जो बड़ी कंपनियां देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उनके ऊपर किसी विदेशी एजेंसी या किसी विदेशी अखबार के आधार पर कोई रिपोर्ट छपे और उस पर यह तमाशा खड़ा किया जाए और उसका परिणाम क्या होता है? जो सामान्य शेयर धारक है उसका नुकसान होता है, देश में जो एक औद्योगिक वातावरण है उसका नुकसान होता है। और उसके बाद ये जो पीआईएल करने वाले, जिनको बार बार कहते हैं कि एनजीओ सचमुच देश के लिए काम करते हैं या इनका कोई हिडन एजेंडा है, तो ये तीनों अलग अलग पहलू हैं। मुझे लगता है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इन तीनों पर बड़ी स्पष्टता से एक बात आई, देश की एजेंसियां सक्षम हैं। कोई कंपनी अगर गलत करेगी तो उसके खिलाफ वो जांच कर सकती हैं, बेवजह तमाशा करने की जरूरत नहीं। दूसरा, देश की जो कंपनियां कर रही हैं वो नियम कायदे के लिहाज से अगर काम नहीं करती हैं तो उसकी जांच होती है। अगर 24 में से 22 मामलों की जांच सेबी ने की तो उनके पास वो सारे टूल्स हैं। बचे 2 मामले की जांच 3 महीने में पूरी करे, ये सेबी के ऊपर बाध्यता होगी कि अडानी ग्रुप के ऊपर जितने भी मामले हैं 3 महीने में पूरी करके वो रिपोर्ट दें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव के नजदीक इतना बड़ा वातावरण बनाने की कोशिश की गई, इतना बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई, क्या विपक्ष को ऐसे गैर जिम्मेदार रवैये से बचना चाहिए? मुझे लगता है विपक्ष को आत्ममंथन की भी आवश्यकता है।